नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के ऑल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन आदि के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में, स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में भी सीधे सीधे मेंस में प्रश्न बनते हैं और प्री में भी प्रश्न यहीं से पूछ लिए जाते हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम को व्यर्थ न करते हुए आज के डिस्कशन को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था, यानी कि सिंधु सभ्यता का पहला प्रश्न, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था। आज का समाज कैसा है? तो आज का समाज पितृसत्तात्मक है। सैंधव समाज में कई वर्गों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। सैंधव समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग है विद्वान वर्ग, इसमें पुरोहित, वैद्य, शिक्षक और ज्योतिषी आदि आते थे। दूसरा वर्ग है योद्धा वर्ग। तीसरा वर्ग है व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग। चौथा वर्ग है श्रमिक वर्ग। सैंधव समाज में व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। भोजन, सैंधव आखी शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। मांस, मछली, दूध का प्रयोग करते थे। औषधियों के रूप में शिलाजीत, समुद्र का फेन एवं नींबू का प्रयोग करते रहे होंगे। वस्त्र जानेंगे, सिंधु सभ्यता के लोगों का वस्त्र कैसा था। सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से किसी भी निर्मित वस्त्र के साक्ष्य नहीं मिला है। सैंधव आखी सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। मोहनजोदड़ो के चांदी की डिबिया के अंदर लाल रंग के कपड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मोहनजोदड़ो के चांदी की डिबिया के अंदर लाल रंग के कपड़े का प्रमाण मिला है। स्त्रियां स्कर्ट नुमा वस्त्र धारण करती थी। शाल जैसा वस्त्र भी ऊपर के धारण किया जाता था। आभूषण, सैंधव आखी विभिन्न प्रकार के आभूषणों का भी प्रयोग करते थे। आभूषण में था सोना, चांदी, तांबा एवं कांसे से निर्मित होते थे जो आभूषण थे। इसके अतिरिक्त कीमती पत्थरों, साधारण पत्थरों, मिट्टी एवं हाथी दांत के भी आभूषण बनाए जाते थे। मुख्य आभूषणों में हार, बाजूबंद, बाल पिन, अंगूठी, चूड़ियों का आदि का प्रयोग करते थे। हड़प्पा के सोने का बना हुआ 6 लड़ियों वाला हार प्राप्त हुआ है। सौंदर्य प्रसाधन, सैंधववासी सौंदर्य प्रेमी थे। हड़प्पा के उत्खनन से प्रसाधन बॉक्स प्राप्त हुआ है, यानी कि मेकअप के सामान का बक्सा प्राप्त हुआ है देखा जाए तो सिंधु सभ्यता के। और हड़प्पा से ही काजल की डिबिया, सफ़ेद पाउडर के प्रमाण मिले हैं। चन्हूदड़ों के लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। स्त्रियां विभिन्न प्रकार के केश विन्यास करती थी, यानी कि बालों को विभिन्न प्रकार की संवारती थी। समाधान प्रणाली, वहाँ जो है मृतकों के लिए क्या सिस्टम था वो जानेंगे। सैंधव आके अपने मृतकों का 3 प्रकार के अंतिम संस्कार करते थे। पहला है पूर्ण समाधान, यानी कि मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। दूसरा है आंशिक समाधान, यानी कि मृतकों के शरीर को जंगल में रख देते थे और जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफना दिया जाता था। तीसरा था दाह संस्कार, जिसमें मृतकों को जला दिया जाता था। इस परंपरा में सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सैंधववासियों की लोकप्रियता समाधान प्रणाली पूर्ण समाधान थी। सैंधववासी सामान्यतः अपने मृतकों का सिर उत्तर पैर दक्षिण में रखकर दफनाते थे, यानी सिंधु सभ्यता के लोग जब मृतकों की डेड बॉडी को दफनाते थे तो उसका सिर उत्तर की तरफ रखते थे और पैर को दक्षिण की तरफ रखकर जब दफनाते थे। मृतक के साथ अंत्येष्टि सामग्री जैसे मृदभांड, आभूषण आदि रख देते थे। कब्रें पैर की अपेक्षा सिर की ओर अधिक चौड़ी होती थी। हड़प्पा का कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र के दक्षिण में प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के कब्रिस्तान का नाम पुराविदों ने R37 रखा है। यहाँ से कुल 37 कब्रें प्राप्त हुई हैं, इसीलिए इसका नाम R37 रखा गया है। यहाँ से प्राप्त एक कब्र में मृतकों को लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाया गया है। ऐसी परंपरा सुमेरियन सभ्यता में प्रचलित थी। लोथल का कब्रिस्तान दुर्ग क्षेत्र उत्तर दक्षिण से प्राप्त हुआ है। यहाँ के कुल 20 कब्रें प्राप्त हुई हैं। यहाँ के युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं, यानी कि हड़प्पा में तो 37 कब्रें प्राप्त हुई थी और लोथल में 20 कब्रें प्राप्त हुई हैं। लोथल के ही युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं, यानी कि जोड़े में दफनाने के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो के अभी तक कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो के कब्रिस्तान नहीं मिला हुआ है। धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे। हड़प्पा या सैंधव सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। तो सैंधव आके अपने देवी देवताओं की अनेक रूपों में पूजा करते थे। जैसे पहला है पुरुष देवता,
सैंधव स्थलों से हमें पुरुष देवता के अनेक रूपों के अंकन के साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में सिंह युक्त त्रिमुखी पुरुष देवता का चित्र मिला है। यह योग मुद्रा में एक चौकी पर निर्वस्त्र बैठा है। यह जो है एक मुद्रा में सिंह युक्त 3 मुख वाला पुरुष देवता का चित्र है, जिसमें वह जो पुरुष देवता है 3 मुख वाला, वह एक योग की मुद्रा में एक चौकी पर बिना कपड़ों के निर्वस्त्र बैठा हुआ है। देवता के दाहिने हाथ दाहिनी ओर एक हाथी और एक बाघ के चित्र का अंकन है तथा बाएं ओर एक गैंडा तथा एक महिष एवं चौकी के नीचे 2 हिरण का चित्र अंकित है। यानी कि जो देवता बैठा हुआ है, देवता के दाएं ओर एक हाथी और एक बाघ बना हुआ है और देवता के चित्र एक सिक्के पर बना हुआ है, और देवता के बाएं ओर एक गैंडा तथा एक महिष यानी कि भैंसा और ये इसका चित्र अंकित है, और चौकी के नीचे 2 हिरण के चित्र अंकित हैं। मार्शल महोदय ने बताया है इसके बारे में कि यह चित्र जो है ये शिव का आदि रूप है। पौराणिक काल में शिव के महायोगी पशुपतिनाथ त्रिनेत्रधारी त्रिशूलधारी आदि के नामों से जाना जाता था शिव को, जिनका प्रतीकात्मक चित्रण इस मुद्रा में मिलता है। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा में एक तरफ पेड़ पर बने मचान पर एक पुरुष की आकृति बैठी है और पेड़ के नीचे एक बाघ खड़ा है। इस मुद्रा के दूसरी ओर एक बैल का चित्र है और उसके सामने एक त्रिशूल गड़ा है। इसे भी शिव का प्रतीक रूप माना गया है। मातृ देवी, दूसरे जो देवता हैं हमारे मातृ देवी हैं, ये महिला हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो आदि से बड़ी संख्या में नारी मृण मूर्तियाँ, मोहरों पर अंकित नारी आकृतियाँ और अन्य दृश्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वह मातृ देवी की उपासना करते थे। नारी मृण मूर्तियों के सिर के दोनों ओर दीपक जैसी आकृति बनी है। इनमें कालिख के निशान भी हैं। मैके की मान्यता है कि यानी कि एक मैके हैं जो थिंकर हैं, दार्शनिक हैं, इनकी मान्यता है कि इसमें तेल बाती डालकर इनकी पूजा की जाती थी। सभी विद्वान इन मूर्तियों को मातृ देवी की मूर्ति मानते हैं। मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख सैंधव सभ्यता से मिलता है। यानी कि मूर्ति पूजा का सबसे पहला उल्लेख कहाँ के मिलता है तो सिंधु सभ्यता के मिलता है। यद्यपि किसी भी स्थल के मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा के प्राप्त एक मुद्रा में एक स्त्री के सिर के बल खड़ा किया गया, एक स्त्री को सिर के बल खड़ा किया गया है। एक मुद्रा में ऐसा दिखाया गया है और उसके योनि को से वनस्पति निकलते हुए दिखाया गया है। इस चित्रण को मातृ देवी के प्रजनन शक्ति का स्वरूप माना है, अर्थात पृथ्वी देवी का अंकन है। मार्शल एवं व्हीलर का मत है कि सैंधव देवकुल में मातृ देवी का स्थान सर्वोपरि है। पशु पूजा के बारे में जानेंगे यहाँ पर। सैंधव आखिर अपने देवी देवताओं की कल्पना पशु रूप में भी की है। ये देवताओं की काल्पनिक एवं वास्तविक पशु देवताओं के रूप में पूजा करते थे। काल्पनिक पशु, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में 3 सिर वाले पशु का अंकन है। नीचे का सिर एवं सींग भैंसे का और बीच एवं ऊपर का सिर एवं सींग बकरे का है। यानी कि जो मोहनजोदड़ो के एक मुद्रा में 3 सिर वाले पशु का अंकन है, तो नीचे का सिर जो था, नीचे का सिर और सींग जो था वो भैंसे का था, और बीच एवं ऊपर का सिर एवं सींग जो था वो बकरे का था। मोहनजोदड़ो के प्राप्त एक अन्य मुद्रा में 3 बाघों के शरीर को एक से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। यानी कि जो 3 बाघ थे उनका ऐसा दिखाया गया है कि वो एक में ही जुड़े हुए हैं। ये काल्पनिक पशु हो सकते हैं। यज्ञ, अग्नि पूजा एवं पशु बलि। सैंधव आखिर यज्ञ एवं अग्नि पूजा करते थे। यज्ञों में पशु की बलि भी दी जाती थी। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली से अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं, जिससे यज्ञ एवं अग्नि पूजा की पुष्टि होती है। यानी कि अग्नि वेदिकाएँ कहाँ से मिली हैं तो यज्ञ वेदिकाएँ 3 स्थानों से मिली हैं, लोथल से, कालीबंगा से और बनावली से। इसका प्रमाण होता है कि यहाँ पर यज्ञ एवं अग्नि पूजा भी होती थी। कालीबंगा एवं लोथल की अग्नि वेदिकाओं के पालतू पशुओं की हड्डियों एवं अन्य सामग्री प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये पशु बल से परिचित थे। ये जो लोथल और कालीबंगा है, यहाँ के पालतू पशुओं की हड्डियों और अन्य सामग्री मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग पशु बलि देते थे। सैंधव आके पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। उनमें अंधविश्वास का प्रचलन था। जादू टोना आदि खूब प्रचलित थे सिंधु सभ्यता में, जिनके बचने के लिए झाड़ फूंक एवं ताबीज बांधते थे। चलो अब यहाँ से हम सिंधु घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में जानेंगे।
सैंधव अर्थव्यवस्था पशुपालन, सिंचित कृषि, अधिक उत्पादन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। सबसे पहले यहाँ पर पशुपालन ही जानेंगे। कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पा के लोग बहुत सारे पशु पालते थे। इनमें के प्रमुख रूप से पशु जो थे वो थे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, भैंसा आदि। सुअर पालतू एवं जंगली दोनों तरह के पशु थे। कुत्ता पालतू पशु था, इसके कई नस्ल मिले हैं कुत्ते के। सैंधव आखी ऊँट का भी पालन करते थे। हड़प्पा के गधे का प्रमाण मिला है। घोड़े के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। खुरकोटदा के अंतिम चरण के घोड़े की हड्डियां मिली हैं, यानी खुरकोटदा के घोड़े की हड्डियां मिली हैं। कहा जा सकता है कि सैंधव आखी घोड़े से परिचित थे। सैंधव आखी जिन अन्य पशुओं के परिचित थे उनमें थी हाथी, बाघ, हिरण, बारहसिंगा, रीछ, खरगोश, बंदर, बिल्ली, गैंडा, मेढ़ा आदि। इन जानवरों से भी सैंधव आखी लोग परिचित थे। सैंधव आखी सिंह से परिचित नहीं थे। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। 5-7-4 पशुओं के नाम दे देंगे, उसमें से एक शेर रहेगा, शेर भी रहेगा, तो पूछ लेंगे सैंधव आखी इनमें से कौन से पशु से परिचित नहीं थे। तो पशु या जानवर, तो सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वो शेर से परिचित नहीं थे। कृषि, सिंध सभ्यता के आर्थिक संगठन में कृषि का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। सिंध और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ था। सैंधव आखी अपनी रबी की फसल की बुआई अक्टूबर-नवंबर महीने में और कटाई मार्च-अप्रैल में करते थे। यानी कि जो सिंध सभ्यता के लोग थे अपने फसलों की बुआई अक्टूबर-नवंबर में करते थे और उसकी कटाई या मार्च और अप्रैल में करते थे। यानी कि ये रबी की फसल का अनुसरण करते थे। सैंधव आखी कृषि उपकरण के रूप में हल, कुदाल, कुल्हाड़ी, हंसिया आदि का प्रयोग करते थे। बनावली के खिलौने के रूप में मिट्टी के हल प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से प्राक सैंधव स्तर के जुते हुए खेत के निशान एवं एक ही खेत के 2 फसल उगाने के प्रमाण मिलते हैं। यानी कालीबंगा से जुता हुआ खेत का भी प्रमाण मिलता है और यहाँ के का प्रमाण मिलता है कि एक ही खेत में 2 फसल उगाते थे। सैंधव आखी प्रमुख रूप से गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, राई, सरसों, तिल, मटर एवं कपास आदि 9 फसलों का उत्पादन करते थे। बनावली से उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं। लोथल एवं रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं की 2 किस्में मिली हैं। पहला ट्रिटिकम कम्पैक्टकम, यानी कि यह बड़ा गेहूं था। दूसरी किस्म थी ट्रिटिकम स्फीरोकोकम, यानी कि छोटे दाने के गेहूं होते थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के 6 धारियों वाला जौ के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि ऐसे जौ का साक्ष्य मिला है जिसमें 6 धारियाँ बनी थी। सैंधव आखी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। यानी कि कपास का पहला उत्पादन किसने किया, तो सिंधु आखी के लोगों ने किया। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले क्या उगाए थे, तो कपास उगाए थे। इसीलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडन यानी कि सैंधव आखियों की उपज रखा है। उद्योग, सिंधु सभ्यता के अर्थव्यवस्था जो थी उसमें उद्योग का क्या योगदान था जानेंगे यहाँ पर। सैंधव आखी विभिन्न उद्योगों से परिचित थे। सैंधव आखियों का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। ये सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैंधव स्थलों के प्रत्येक मकान से कताई बुनाई में प्रयुक्त मिट्टी एवं शंख के बने 2 एवं 3 छेद वाले तकुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। इसके अतिरिक्त सैंधव सभ्यता में धातु उद्योग, गुड़िया मन का उद्योग, मूर्ति उद्योग, मृदभांड उद्योग, हाथी दांत के निर्मित वस्तुओं का उद्योग, ईंट उद्योग आदि का प्रचलन था। व्यापार, सिंधु सभ्यता के लोगों के व्यापार के बारे में जानेंगे। सैंधव आखियों का आंतरिक एवं बाह्य दोनों व्यापार उन्नत अवस्था में था। सैंधव सभ्यता की विशेषताएं, वहाँ असंख्य छोटे बड़े नगरों की उपस्थिति थी। संपन्न सैंधव जन अधिक से अधिक विलासिता की वस्तुएं प्रयोग करना चाहते थे। इस खोज में उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में दूर दूर तक बस्तियां बसाई एवं अफगानिस्तान, मध्य एशिया तथा पश्चिम एशिया के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाया। हड़प्पा सभ्यता में उद्योग विकसित अवस्था में थे, लेकिन हड़प्पाई क्षेत्रों में हमें उन उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं था। अतः सैंधव आखी कच्चे माल की प्राप्ति हेतु दूर दराज की यात्राएं की। कच्चे माल की प्राप्ति व्यापार वाणिज्य कर्म का प्रथम सोपान है। दूसरे सोपान में निर्मित वस्तुओं को घरेलू, क्षेत्रीय और विदेशी बाजारों तक पहुंचाना पड़ता था। यानी कि पहला सोपान क्या था इनके व्यापार का,
व्यापार वाणिज्य का कर्म कच्चा माल की जो प्राप्त करते थे, पहला सोपान था। और दूसरा सोपान था निर्मित वस्तुओं को घरेलू, क्षेत्रीय और विदेशी व्यापार बाजारों तक पहुंचाना। सेंधा बाकी निम्न वस्तुएं इन क्षेत्रों से प्राप्त करते थे, यानी कि कुछ वस्तुएं जो थी सिंधु सभ्यता की वो अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त करते थे। तो उन वस्तुओं के बारे में जानेंगे, क्या क्या ये कहाँ से इनको मिलता था। सबसे पहले जानेंगे चांदी। चांदी अफ़गानिस्तान एवं ईरान से और प्राप्त करते थे सिंधु सभ्यता के लोग, और मुख्यतः अफ़गानिस्तान की प्राप्त करते थे, बस ईरान से कभी कभी मंगाते थे। सोना कर्नाटक स्थित कोलार की खान से इनको सोना मिलता था। तांबा राजस्थान स्थित खितड़ी ताम्र खान से कुछ तांबा ओमान से मंगाते थे, यानी कि तांबे का जो मुख्य क्षेत्र था ये राजस्थान में स्थित खितड़ी का जो खान थी वहाँ से मिलता था, लेकिन कुछ तांबा ये ओमान से भी मंगाते थे। टिन को ये लोग अफ़गानिस्तान के मंगाते थे सिंधु सभ्यता के लोग। शैल खड़ी को बलूचिस्तान और राजस्थान के मंगाते थे। लाजवर्द को ये लोग बदख्शा जो है ये उत्तरी अफ़गानिस्तान में पड़ता है, वहाँ से मंगाते थे। फिरोजा को ये खुरासान के मंगाते थे। चट पत्थर को बलूचिस्तान के मंगाते थे। लाल रंग का आयात फारस की खाड़ी स्थित होर्मुज से करते थे। देवदारू एवं फिलसजीत हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से इसका आयात किया जाता था। विदेशी व्यापार के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर। सेंधोवाकी का व्यापारिक संबंध अनेक बाह्य संस्कृतियों के साथ थे, जो मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट और फारस की खाड़ी स्थित देशों के साथ था। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों के अनेक पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि मेसोपोटामिया एवं हड़प्पाई व्यापारियों की बस्ती मिली है। मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेखों के दिलमुन, मगन एवं मेलुहा नामक क्षेत्रों का उल्लेख है। इन क्षेत्रों के मेसोपोटामियाई लोगों के व्यापारिक संबंध थे। दिलमुन का समीकरण बहरीन से, मगन का समीकरण मकरान तट के एवं मेलुहा का समीकरण फैंदो क्षेत्र से किया गया है। अतः मेसोपोटामियाई लोग फैंदो क्षेत्र के सूती वस्त्र, हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं एवं कार्नेलियन पत्थर के बने मन के आयात करते थे। यानी कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे ये लोग सिंधु सभ्यता के सूती वस्त्र मंगाते थे, हाथी के दांत के निर्मित वस्तुओं का आयात करते थे वो लोग, और कार्नेलियन पत्थर के बने मनके का आयात करते थे। हड़प्पाई मुद्राएं भी मेसोपोटामियाई क्षेत्र में मिली हैं। सेंधोवासियों का मिस्र, फारस की खाड़ी एवं क्रीट के भी व्यापार के संबंध थे। यातायात, सिंधु सभ्यता के लोगों का यातायात कैसा था। सैंधव काल में स्थल एवं जल दोनों मार्गों से व्यापार होता था, यानी कि स्थल मार्ग से भी व्यापार होता था और जल मार्ग से भी व्यापार होता था। स्थल मार्ग के यातायात का मुख्य साधन ठोस पहिए वाली बैलगाड़ी थी। इसके अतिरिक्त भारवाहक पशुओं का भी यातायात के लिए प्रयोग किया जाता था। जल मार्ग के यातायात का मुख्य साधन नाव एवं जलपोत थे, यानी कि स्थल मार्ग से बैलगाड़ी थे और पशु के ऊपर भी लाद कर सामान को ले जाते थे, और जल मार्ग से जो यातायात करते थे व्यापार के लिए नाव और जलपोतों का प्रयोग करते थे उसके लिए। सैंधव स्थलों के वास्तविक नाव का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृद भांड के नाव का चित्र मिलता है। लोथल के मिट्टी के बने नाव के 5 मॉडल मिले हैं। इसी तरह लोथल के डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। मापतौल का क्या सिस्टम था सैंधव सभ्यता में, जानेंगे उसके बारे में। सैंधववासी मापतौल की इकाइयों से परिचित थे। नाप के लिए पैमाने का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो के सीप का बना हुआ पैमाना मिला है। हड़प्पा के तांबे का पैमाना मिला है। लोथल के हाथी दांत का पैमाना मिला है एवं कालीबंगा के मिट्टी का बना हुआ पैमाना मिला है या प्राप्त हुआ है, एक यही बात है। सिंधु सभ्यता के पुरा स्थलों से बड़ी संख्या में बाट प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में मापतौल का मानक रूप मिलता है। बाट पत्थर निर्मित होते थे, यानी कि जो बाट थे वो सिंधु सभ्यता के मिले थे, वो पत्थर के बने हुए थे। बाट कई आकार प्रकार के मिलते हैं, लेकिन घनाकार बाट सर्वाधिक लोकप्रिय था। बड़े बाट 16 के गुणक में मिलते हैं, जबकि छोटे बाट दून प्रणाली यानी कि 2 गुणक पर आधारित थे। सैंधव के कला के बारे में जानेंगे यहाँ पर। सिंधु सभ्यता में कला का अत्यधिक विकास हुआ। मुद्राएं, सैंधवपुरा स्थलों के उत्खनन से अभी तक 2500 से अधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ये मुद्राएं विभिन्न प्रकार के पत्थरों
कांचली मिट्टी एवं तांबे की बनी हुई हैं। इनमें सर्वाधिक मुद्राएं फेल खड़ी पत्थर की बनी हैं। तांबे की मुद्राएं अल्प मात्रा में लोथल एवं देखलपुर से मिली हैं। मुद्राएं वर्गाकार, आयताकार, गोल एवं बेलनाकार बनाई जाती थी। यानी कि मुद्राओं का आकार कैसा था अगर ये पूछेंगे तो वर्गाकार भी थी, आयताकार भी थी, गोलाकार भी थी, बेलनाकार भी थी। लेकिन अगर फंक्वाकार पूछेंगे जब नहीं थी, उसमें एक फंक्वाकार दे देंगे तो आपका आंसर रहेगा नहीं, फंक्वाकार में नहीं थी। बाकी वर्गाकार, आयताकार, गोल, बेलनाकार आदि तरह की मिली हैं। आदि तो नहीं है, यही चार ही प्रकार हैं। इनमें सबसे लोकप्रिय वर्गाकार मुद्राएं थी जो फेल खड़ी पत्थर के बनी थी। लोकप्रिय वर्गाकार मुद्राएं 2.8 सेंटीमीटर के वर्ग में बनी थी। लोथल के बटन जैसी गोल मुद्रा मिली है जो फारस की खाड़ी में लोकप्रिय है। यानी कि लोथल में एक बटन की तरह की गोल मुद्रा भी मिली है। यह मुद्रा फारस की खाड़ी की फेवरेट मुद्रा थी, यानी कि वहाँ लोकप्रियता ज़्यादा थी इसकी। सेंधावासियों की कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन उनकी मुद्राओं के चित्रांकन में मिलता है। सेंधा मुद्राओं पर पशुओं का चित्रांकन अत्यंत सुंदर है। चित्रांकनों में कुबड़ वाला बैल, बाघ, गैंडा, भैंसा के चित्र बहुत ही सुंदर एवं यथार्थ दिखाई पड़ते हैं। यानी कि जो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में पशुओं का चित्र था, इन चित्रों में कुबड़ वाला बैल, बाघ, गैंडा, भैंसा के चित्र बहुत सुंदर थे। सैंधव मुद्राओं में सर्वाधिक चित्रांकन एक श्रृंगी पशु का है। यानी कि सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा थी, ये सारे चित्र तो थे ही, लेकिन एक सींग वाला जो पशु था ये सबसे ज़्यादा था। मुद्राओं में सबसे सुंदर उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त त्रिमुखी देवता की मुद्रा है। गुड़िया मनका के बारे में जानेंगे। सिंधु सभ्यता में विभिन्न स्थलों के हजारों की संख्या में मनके मिले हैं। मनकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पत्थरों, धातुओं, मिट्टी, कांचली मिट्टी, सीप एवं हाथी दांत के किया जाता था। चन्हूदड़ों एवं लोथल के गुड़िया मनका बनाने का कारखाना मिला है। फेल खड़ी पत्थर के बने मनके सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। मनके कई आकार के बनते थे, लेकिन बेलनाकार मनके सर्वाधिक प्रचलित थे। रेखांकित मनके सिंधु सभ्यता के साथ साथ मेसोपोटामिया एवं मिस्र के मिले हैं। तो जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मनके थे वो बेलनाकार थे, और जो रेखांकित मनके थे ये सिंधु सभ्यता के साथ साथ मेसोपोटामिया और मिस्र में भी मिले हैं। हड़प्पा से एक हृदयाकार मनका मिला है। मोहनजोदड़ो के प्राप्त एक मनके में 3 बंदरों का चित्र अंकित है। मृदभांड के बारे में जानेंगे। यहाँ पर सैंधव स्थलों से प्राप्त अधिकांश मृदभांड चाक निर्मित है। चाक का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा मृदभांड निर्मित किए थे ये ऐसा लगता है कि चाक पे बने हुए हैं, लेकिन चाक का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। मृदभांड का निर्माण नदियों की मिट्टी से किया गया था। मृदभांडों पर सर्वप्रथम लाल रंग का लेप लगाया जाता था, तब उसके ऊपर काले रंग से चित्रण किया जाता था। मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन हैं ये, पर वनस्पतियों, जीव जंतुओं, कुछ मानव आकृतियों को रेखा चित्र का अंकन किया जाता था। मोहनजोदड़ो एवं चन्हूदड़ो के मृदभांडों पर नाव आकृति का अभाव है। यानी कि मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो के जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उन पर मानव आकृति नहीं बनी हुई है। वनस्पति मिली थी, पशु मिले थे, लेकिन मानव की आकृति नहीं मिली थी। हड़प्पा से प्राप्त एक मृदभांड पर मछुआरे के चित्र अंकित हैं। यानी कि मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो के मानव के आकृति का नहीं मिली थी, लेकिन हड़प्पा के एक मछुआरे का चित्र मिला है मृदभांड के। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर चिड़िया अपने मुख में मछली दबाए हुए पेड़ पर बैठी है और पेड़ के नीचे एक लोमड़ी खड़ी है। यानी कि लोथल के जो मृदभांड थे वहाँ पर ऐसा चित्र मिला है कि एक चिड़िया अपने मुंह में मछली को पकड़कर बैठी है, एक पेड़ पर बैठी है और पेड़ के नीचे एक लोमड़ी खड़ी है। इस चित्रांकन से हमें पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का आभास मिलता है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग पंचतंत्र की कहानियों को जानते थे और उसी को दर्शाया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृदभांड पर नाव का चित्र मिलता है। यानी कि नाव का प्रमाण तो वैसे नहीं मिले हैं, लेकिन एक मिट्टी का बर्तन था मोहनजोदड़ो में जिस पर एक नाव का चित्र बना हुआ मिला था। प्रमुख मृदभांडों में मटके नांद, हत्थेदार ढक्कन, कटोरे, साधारण तस्तरियाँ, कई खाने वाले बर्तन, बड़ी थालियाँ, जामदानी, छिद्रित पात्र आदि हैं। मूर्तिकला। सैंधव मूर्तिकला को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है धातु मूर्तियाँ। सैंधव स्थलों से तांबे एवं कांसे की बनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। धातु निर्मित मूर्तियों में सबसे सुंदर मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य से निर्मित 14 सेंटीमीटर ऊंची नर्तकी की मूर्ति है। यानी कि जो धातु की मूर्ति मिली थी सिंधु सभ्यता के, सबसे ज़्यादा यानी कि तांबे और कांसे की बनी हुई मूर्ति मिली थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा
सुंदर मूर्ति थी वो कांसे से बनी हुई थी और यह 14 सेंटीमीटर ऊंची थी। ये नर्तकी की मूर्ति है। यह द्रवी मोम विधि के खांचे में ढालकर बनाई गई है। द्रवी मोम वो है कि पहले मोम में उसका डिजाइन बना देंगे, फिर मोम के ऊपर ही कांसे का लेप चढ़ा देंगे। बाद में मोम को पिघलाकर निकाल दिया जाएगा और केवल मूर्ति बचेगी। मोहनजोदड़ो के तांबे एवं कांसे के बने बैल एवं भैंसे की मूर्तियां प्राप्त हुई है। यानी कि मोहनजोदड़ो के तांबे और कांसों के बैल और भैंस की भी मूर्तियां बनी हुई मिली हैं। लोथल के तांबे की बनी बतख, कबूतर, खरगोश आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। प्रस्तर मूर्तियां यानी कि पत्थर की बनी हुई मूर्तियां। सैंधव आखी मूर्तियों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के पत्थरों जैसे अलाबास्टर, खेल खड़ी, फ्लेटी चूना पत्थर एवं लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो के कुल 12 प्रस्तर मूर्तियां मिली हैं, यानी कि 12 पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, जिनमें सबसे सुंदर फेल खड़ी पत्थर पर बनी एक पुरुष मूर्ति है जो तिपतिया अलंकरण के युक्त फाल ओढ़े हुए है। यह केवल वक्ष स्थल तक है। मोहनजोदड़ो के पत्थर निर्मित एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा के प्रस्तर निर्मित 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यानी कि मोहनजोदड़ो के 12 पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। सबसे सुंदर मूर्ति फेल खड़ी पत्थर के एक पुरुष की मूर्ति मिली है जो तिपैया अलंकरण युक्त फाल ओढ़े हुए है। यह केवल वक्ष स्थल तक ही है। और मोहनजोदड़ो के एक योगी की मूर्ति भी मिली है और हड़प्पा के 2 पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। तीसरी मूर्ति है मृण मूर्तियाँ, यानी कि पहले धातु मूर्ति थी हड़प्पा की, दूसरी थी पत्थर की मूर्ति, तीसरी मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की भी बनी हुई मूर्ति मिली है। सैंधव स्थलों के सर्वाधिक संख्या में मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ज़्यादातर मृण मूर्तियाँ हस्त निर्मित हैं। कुछ मुखौटे हैं जो खांचे में ढालकर बनाए गए हैं। मानव मृण मूर्तियों में पुरुष की तुलना में नारी मृण मूर्तियाँ अधिक मिली हैं। ज़्यादातर नारी मृण मूर्तियाँ स्कर्ट रुमाल वस्त्र पहने हुए हैं। हड़प्पा के प्राप्त एक नारी मृण मूर्ति को 3 पाँव वाली कुर्सी पर बैठे दिखाया गया है। यानी कि हड़प्पा के एक मिट्टी की मूर्ति मिली है जिसमें एक नारी इस तरीके की मूर्ति है कि एक नारी एक 3 पहिए वाली कुर्सी पर बैठी हुई है। अधिकांश पुरुष मृण मूर्तियाँ निर्वस्त्र हैं। कुछ मूर्तियों को तंग टोपी पहने हुए दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो के घुटने के बल चलते हुए बच्चों की 2 मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के खांचे में ढालकर सींग युक्त मुखौटे प्राप्त हुए हैं। मानव मृण मूर्तियों की तुलना में पशु मृण मूर्तियाँ अधिक मिली हैं। यानी कि मिट्टी की जो मूर्तियाँ थी मानव की कम है, पशुओं की ज़्यादा थी। पशु मृण मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या में बिना कुबड़ वाले बैल की मृण मूर्ति मिलती है। दूसरे स्थान पर कुबड़ वाला बैल है। अन्य पशुओं में गैंडा, महिष यानी कि भैंसा, बाघ, हाथी, सुअर, रीछ, बंदर, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली आदि तथा अनेक पक्षियों की मृण मूर्तियाँ मिलती हैं। सैंधव लिपि के बारे में जानेंगे यहाँ पर। सैंधव लिपि अधिकांशतः मुहरों पर अंकित है। सैंधव लिपि को सर्वाधिक साक्ष्य मोहनजोदड़ो के प्राप्त हुआ है। सैंधव लिपि में सामान्यतः 4 के 250 अक्षर प्रयुक्त हो रहे होंगे। सैंधव लिपि मुख्य रूप से चित्रात्मक एवं भाव चित्रात्मक है। लिपियों में सर्वाधिक अंकन अंग्रेजी अक्षर यू चिन्ह का है। सैंधव लिपि की दिशा दाएं से बाएं थी, यानी कि सैंधव लिपि जो लिखते थे सैंधव लिपि में उसको दाएं से बाएं लिखते हैं और आजकल हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं। सैंधव स्थलों के बोट्रोफेदन लिपि के भी साक्ष्य मिले हैं। इसमें दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं लिखा जाता था। यानी कि एक बोट्रोफेदन लिपि है जो सैंधव स्थल के मिली है। इसी लिपि में क्या होता है, पहले बाएं से लिखते हुए दाएं जाएंगे, फिर दाएं से लिखते हुए बाएं जाएंगे, फिर बाएं से लिखते हुए दाएं जाएंगे। यानी कि सांप की पूंछ जैसे मुड़ी हुई होती है उस तरीके से लिखते हुए जाएंगे। हाल में कुछ विद्वानों ने कंप्यूटर द्वारा सैंधव लिपि पढ़ने का दावा किया है। सिंध सभ्यता में विज्ञान और तकनीकी जान लेते हैं कहाँ तक विकसित थे। सैंधव आके कृषि तकनीक में भी अग्रणी थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। बनावली के खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। सैंधव आके बीज बोने के यंत्र का प्रयोग करते थे। लोथल के प्राप्त मिट्टी की एक प्लेट में बीज बोने का यंत्र का चित्रण मिलता है। सैंधव आके विभिन्न फसलों एवं विभिन्न प्रजाति के अनाजों का उत्पादन करते थे। विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सैंधव वासियों ने किया। एल बाखम के शब्दों में रुई उत्पादन एवं उसके उपयोग का तकनीकी ज्ञान विश्व को हड़प्पा सभ्यता की देन है। सैंधव वासियों का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। लगभग प्रत्येक घर के कताई बुनाई के लिए 2-3 छेद वाले तकुए प्राप्त हुए हैं।
कताई बुनाई के लिए 2-3 छेद वाले तकवे थे, वो मिले हैं, प्रत्येक घर के मिले हैं ये। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण के बारे में जानेंगे यहाँ पर। सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। सिंधु सभ्यता बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैली नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भौगोलिक स्थिति थी, अतः भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों वाली इस सभ्यता का पतन किसी एक कारण से हुआ हो नितांत असंभव है। अतः यानी कि सिंधु सभ्यता जो है, इनकी भौगोलिक स्थिति अलग अलग थी, तो ये किसी कारण था इसके पतन होने का, यह कहना जो है सही नहीं रहेगा। अतः सिंधु सभ्यता के अलग अलग क्षेत्रों के पतन के अलग अलग कारण रहे होंगे। विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए अलग अलग कारणों को अलग अलग क्षेत्रों में के लिए बताया है। बाढ़, इस मत के समर्थक विद्वान मार्शल मैके एवं आर राव हैं। मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मैके ने चंदहुदड़ो के विनाश का कारण बाढ़ बताया है। यानी कि मार्शल ने कहा है कि मोहनजोदड़ो बाढ़ की वजह से इसका विनाश हुआ है, और मैके ने बताया कि चंदहुदड़ो का विनाश जो है बाढ़ की वजह से हुआ है। यह राव ने बताया कि लोथल का जो नगर था, इसके पतन का कारण भोगवा नदी में आई बाढ़ थी। अब हम सिंधु सभ्यता के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके बारे में जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के संबंधित है। यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल वो है जहाँ पे लिखा तो गया था, यानी लेकिन वो फिर लिखने को जो है पढ़ा नहीं गया है कि उन्होंने क्या लिखा था। लिखने की कला तो विकसित हो गई है, लेकिन उस कला को अभी तक पढ़ने की कला विकसित नहीं हुई कि अभी तक कोई विद्वान ऐसा कहे कि भाई जो लिखा था मैंने पढ़ लिया है। चार्ल्स मैकफन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में हड़प्पा के टीले की जानकारी दी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल गनवेरी वाला है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हकरा नदी के तट पर स्थित है। यानी कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है, तो यह गनवेरी वाला है। यह हकरा नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थल सरस्वती घाटी में मिले हैं। यानी कि जो सबसे ज़्यादा पूरा स्थल मिले हैं वो सरस्वती नदी घाटी में मिले हैं। हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान में कुल 37 कब्रें प्राप्त हुई हैं, जिसे R37 के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो के अभी तक कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। हड़प्पा के 8 वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं, जिनके बीच में गड्ढे हैं। इन गड्ढों में जले हुए गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा के मजदूरों के रहने के लिए बैरक मिली है, जिसमें 15 कमरे हैं। लोथल में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे, और हर जगह पर दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुल के वो गलियों में खुलते थे। धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो अन्य नगरों के भिन्न योजना में बसाया गया था। कालीबंगा में सड़कों एवं गलियों की चौड़ाई के मध्य एक अनुपात मिलता है। गलियां 1.8 मीटर चौड़ी थी, तो सड़कें इसके गुणक में थी, यानी कि 3.6 ऐसे 5.4 इस तरीके से 1.8 के गुणक में थे। कालीबंगा के पूर्व सैंधव संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता का समय 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व था। यानी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व ये सिंधु सभ्यता का समय था। धौलावीरा के उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण मिला है। यानी कि पूछ लेंगे उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से मिला है। सैंधव धर्म में सर्वाधिक पूजा मातृ देवी की होती थी। मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। सैंधव आखिर पुरुष देवता के रूप में पशुपति शिव की पूजा करते रहे होंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में सिंह युक्त त्रिमुखी पुरुष देवता का चित्रण है, जिसे आदि शिव की संज्ञा दी गई है। सैंधव आखिर काल्पनिक एवं वास्तविक पशुओं की पूजा करते थे। इनका पूजनीय पशु कुबड़ वाला बैल था। मोहनजोदड़ो के प्राप्त कांसे की निर्मित नर्तकी की मूर्ति आद्य ऑस्ट्रेलाइड मानी जाती है। कालीबंगा से प्राप्त बच्चे की एक खोपड़ी में 6 छेद के निशान मिलते हैं। पुराविदों ने इसे खल चिकित्सा का प्रमाण माना है। यानी कि एक बच्चे की खोपड़ी थी कालीबंगा से मिली है, जिसमें 6 छेद के निशान मिले हैं। और पुराविदों का ये मानना है कि यहाँ पे सर्जरी भी होती थी, यानी खल चिकित्सा यानी कि सर्जरी होने का भी प्रमाण मिला है। सैंधव नारियाँ 16 प्रकार के केस विन्यास करती थी। यानी कि बालों का वो 16 प्रकार के बालों में डिजाइन बना लेती थी अपने, यानी कि बाल काढ़ लेती थी। जबकि पुरुष वर्ग दाढ़ी मुड़वाता था। वर्गाकार दाढ़ी रखने का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में एक मानव ढोल जैसी आकृति बजा रहा है। मेसोपोटामियाई अभिलेखों से दिलमुन, मगन एवं मेलुहा नामक 3 देशों का उल्लेख है।
जहाँ के मेसोपोटामियाई व्यापारी विभिन्न वस्तुओं का आयात करते थे। दिलमुन व्यापार में बिचौलिए की भूमिका अदा करता था। हड़प्पा, आमरी, कोटदीजी, कालीबंगा एवं बनावली से सिंधु सभ्यता के नीचे पूर्व सैंधव संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं। सैंधव आखिरी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा, अर्थात सैंधव आखियों की उपज। कालीबंगा के मृण पट्टिका तथा उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति मिली है। दोस्तों, यहाँ पर सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का हम समाप्त कर चुके हैं। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल हम वैदिक काल, जो कि 1500 ईस्वी से पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी सिंधु सभ्यता का काल कहाँ तक था? 2250 से 1700 ईस्वी पूर्व तक था, और यानी नहीं 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक था। और वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक था। इसके बारे में हम कल के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए, ज्ञान को बढ़ाइए, नोट को बनाइए, एग्जाम की तैयारी करिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।